नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती के अवसर पर शहीदी नगर कीर्तन का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नगर कीर्तन सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि ये गुरु तेग बहादुर जी के संदेश और शिक्षाओं को भी प्रसारित करेगा। शिष्यों के साथ घोर अत्याचार हुआ है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह के साथ कितना अत्याचार किया, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर आयोजित शहीदी नगर कीर्तन का हिस्सा बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा बताया गया कि नगर कीर्तन यात्रा असम के धोबड़ी साहिब से प्रारंभ होकर विभिन्न राज्यों से होते हुए 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्री आनंदपुर साहब पहुंचकर ये पूरी होगी। मेरा मानना है कि ये नगर कीर्तन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, एकता और हमारे गुरु साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक पवित्र अभियान है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकटपूर्ण कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी, जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर गंभीर खतरा बना हुआ था। अभी मेरे से पहले आदरणीय चीमा साहब ने बहुत थोड़े शब्दों में उसको यहाँ पर व्यक्त भी किया। मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रखा था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा था, मैं हिंदुओं का पीर हूं, किसी भी हिंदू से पहले मुझे मुस्लिम धर्म कबूल करके दिखाइए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर उत्तराखंड से है, जहां मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का सीधा असर अब आंकड़ों में नजर आने लगा है। आपको बता दें, भारत सरकार के अनुसार राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। साल 2020-22 में जहां ये आंकड़ा 104 था, वहीं 2021-23 में घटकर ये 91 पर आ गया है, यानी 13 अंकों की कमी और लगभग 12% की गिरावट है। स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि यह उपलब्धि स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य और समुदाय के संयुक्त प्रयास का नतीजा है। उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट जो है इस बार दर्ज की गई है। देखिए, अभी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे भारत सरकार ने रिपोर्ट रिलीज किया है, जिसमें 21 से 23 तक के आंकड़े दिए गए हैं। और बहुत ही एनकरेजिंग न्यूज़ है कि उत्तराखंड का जो मातृ मृत्यु दर जो है 104 से 91 अभी कम हुआ है। 13 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है इसका मेन रीजन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है लगातार स्वास्थ्य स्कीम्स पे रहता है, और खासकर मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने पे उनका जोर रहता है। और इसी उन्हीं के मार्गदर्शन पे स्वास्थ्य विभाग ने जो है डॉक्टर्स से लेके आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो हमारे ANMs हैं, हमारे जो CHOs हैं, उन सबको जो है इन्वॉल्व करके ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए हम लोगों ने ये जो अचीवमेंट किया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। विधानसभा चुनाव 2027 में अब सिर्फ
2 वर्ष ही कम समय बचा है। आपको बता दें, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं, लेकिन चर्चा से ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की कार्यप्रणाली पर। आपको बता दें, वर्ष 2022 में प्रदेश अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट फिलहाल अपना दूसरा कार्यकाल संभाल रहे हैं। दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आला कमान को वो मंत्रिमंडल विस्तार पर राजी नहीं कर पाए, या फिर पूर्व मुख्यमंत्रियों के दबाव में अब तक विस्तार जो है वो अटका हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में मॉनसून के चलते कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बीते दिनों उत्तराखंड की मुख्य 4 धाम यात्रा के मार्गों में भी कठिनाइयां सामने आई थी, जिसकी मरम्मत के लिए प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी निरंतर ग्राउंड जीरो पर जाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही लोक निर्माण विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम एजेंसियां मार्गों को दुरुस्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में लंबे समय से चल रहे राजकीय शिक्षकों के आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। आपको बता दें, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि ये निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस शिक्षकों की सभी मांगों का समर्थन करती है। पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाचार्यों और हेडमास्टरों की सीधी नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति को तुरंत निरस्त किया जाए और रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए। धस्माना ने स्पष्ट किया कि यदि प्रदेश सरकार अपनी सीधी भर्ती की नीति पर कायम रही तो 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे और पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाएगा। कांग्रेस शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से कांग्रेस ने शिक्षक के मुद्दों को उठाया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर 2027 में विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पुरानी पद्धति जो है वो लागू करेंगे, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, इसके साथ ही पदोन्नति के द्वारा उनकी भर्ती की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे सम्मानित अध्यक्ष करण माहरा जी ने, पूरी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि राज्य भर में जो शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, तमाम मांगों को लेकर के उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजकीय शिक्षक संघ के आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करती है। उनकी अगर मांगे देखी जाए तो उनकी बिल्कुल वाजिब मांगे हैं, और विशेष तौर पे जो पूरे प्रदेश के अंदर 1000 से ज़्यादा पद प्रधानाचार्यों के खाली पड़े हैं, लगभग 900 पद हेडमास्टर्स के हाई स्कूल में खाली पड़े हुए हैं, उनमें जो सीट पदोन्नति से भर्ती होती है, जो हमारे राजकीय शिक्षक संघ की मांग है कि इन सारे पदों को पदोन्नति के पद माने जाएं, पदोन्नति से, प्रमोशन से पद भरे जाएं, जबकि राज्य की सरकार, शिक्षा मंत्रालय 50% उसमें सीधी भर्ती करने के पक्ष में है। उसके बारे में उन्होंने विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। पूरे राज्य में जितने प्रधानाचार्य हैं, जितने हेडमास्टर्स हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो पदभार उनके पास थे उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और इस समय पूरे राज्य के अंदर जो 1100 तमाम पद केवल पदभार में चल रहे थे, केवल चार्ज में चल रहे थे, उन सारे प्रधानाचार्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। बहुत बड़ा संकट पूरे राज्य में हो गया है, और 2-2 महीने से वेतन नहीं मिला अध्यापकों को, क्योंकि ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग जो पावर है वो प्रधानाचार्य के पास है। प्रधानाचार्य है नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पदभार से, पदभार का वो ग्रहण ही नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे
जो प्रधानाचार्यों को पदोन्नति से भरने वाला जो मामला है, उसमें सरकार के ऊपर एक नया पैसा भी वित्तीय भार नहीं पड़ रहा, कोई वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। पहले ही जो चार्ज में प्रधानाचार्य हैं या हेडमास्टर हैं, वो जो वेतनमान है उससे ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, तो वित्तीय भार तो कोई पड़ना नहीं है सरकार पे। केवल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है, जिसके कारण पूरे राज्य में इस समय शिक्षण कार्य प्रभावित हो रखा है। अध्यापक गण आंदोलनरत है, वो आंदोलन करने में उतारू हैं। उन्होंने तय किया है कि आने वाले समय में वो बहुत बड़ा प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय कूच, इस प्रकार के वो कार्यक्रम तय कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम पूरी तरह से, चाहे पदोन्नति का मामला हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मामला हो, उनकी जितनी मांगे हैं उनके साथ हम अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं। और हम ये ऐलान भी कर रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर जो हमारे राजकीय शिक्षक संघ के अध्यापकों की मांग है पदोन्नति से प्रधानाचार्य और हेडमास्टर के पद भरने की, उसको कांग्रेस पार्टी पहली ही कैबिनेट में जिस दिन सरकार बनेगी हम लोग उसको तय करेंगे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में युवाओं से बढ़ती नशाखोरी समस्या और समाधान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर वक्ताओं ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को गंभीर सामाजिक चिंता बताया। उन्होंने कहा, आज का युवा खेल और शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों से दूर हटकर नशे की ओर आकर्षित हो रहा है, जो न केवल उनके भविष्य को प्रभावित कर रहा है बल्कि समाज और परिवार पर भी नकारात्मक असर डालता है। वक्ताओं ने बताया कि नशे की लत मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालती है और सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देती है। इस समस्या से निपटने के लिए परिवार की भूमिका को सबसे अहम बताया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों को समय देना, उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और यदि कोई असामान्य बदलाव दिखे तो तुरंत काउंसलिंग कराना बेहद जरूरी है। बहुत ज़्यादा एसेंशियल है आज की डेट में। अगर हम देखें तो जितने भी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसमें से वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स करके ये ड्रग एडिक्शन उभरा है। और ये नशा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हम ये देख रहे हैं कि आजकल ये छोटे बच्चों में, एडोलेसेंस में और स्कूल गोइंग तक चिल्ड्रन के उसमें ये देखने को मिल रही है। और इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब तक वो बच्चा स्कूल कॉलेज तक आ रहा है उसको ऑलरेडी लत पड़ चुकी होती है। एंड इससे क्या हो रहा है कि हमारा पूरा जो सोसाइटल मेकअप है वो खुद अपने आप ब्रेक हो रहा है। एंड ये एक वार्निंग बेल है सोसाइटी के लिए कि अगर हमने अभी इसको कंट्रोल नहीं किया, इसको चेक नहीं किया, तो हम कई देश हैं आज की टाइम में जो कि ड्रग कार्टल्स के लिए फेमस हैं। इंडिया में अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट जिस तरह से इंटरनेशनल स्मगलिंग हो रही है इन चीज़ों की, एक जो नेक्सस बन रहा है जिसे हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, उसकी वजह से ये आजकल सब जगह फैल रहा है। और इतना फैल रहा है, जितनी मेडिकल सर्विसेज नहीं होंगी उतना एडिक्शन आजकल सब जगह हो रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और यहाँ पे जो 65% जो जनसंख्या है वो 35 वर्ष से कम आयु की है और ये हमारी पूंजी है, हमारी धरोहर है। लेकिन आज जो हमारा युवा है वो नशे की लत से पीड़ित हो गया है और उसमें उसको एक लत लग गई है। ये समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की समस्या है और ये हमारा केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य भी इस पे निर्धारित होता है। इसलिए इस विषय पे जो आज ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, उसमें बहुत सारे पेपर्स इसमें पढ़े गए हैं, जिनमें इनकी जो समस्या है उनके समाधान की बात की गई है। जो सबसे बड़ा समाधान है उसमें ये है कि एक इसमें सामाजिक जब तक एक आंदोलन नहीं होगा, जब तक समाज इससे के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक इस पे रोक पाना मुश्किल है। और हमें अपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, अपनी यूनिवर्सिटी में इसको नशा मुक्त, तंबाकू मुक्त इसको करना होगा। और इसमें जो दूसरी बात आई है वो ये आई है कि जो माता-पिता हैं, जो परिवार है, उनको भी अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कारवान बनाना पड़ेगा।
उनको उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और जो उनके दोस्त हैं, उनके साथ कैसे उनके संबंध हैं, इन पे उनके साथ हम लगातार बातचीत करनी पड़ेगी। तभी इस नशे की जो प्रवृत्ति है, इससे हम इनको रोक सकते हैं। आज उत्तराखंड में बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। अगर राज्यसभा में अगर हम देखें, राज्यसभा के प्रश्नकाल में एक उत्तर में ये कहा गया है कि लगभग 8,46,000 युवा नशे की लत से पीड़ित हैं। ये 2022 का डाटा है। तो दिनों दिन उत्तराखंड में भी ये समस्या आ रही है। इसके लिए हम सबको मिलकर के शिक्षक समाज, सामाजिक संगठन और जो सरकार है, मिलकर के इस पे काम करना पड़ेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मंगलौर से है, जहां नजरपुरा निवासी एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, युवक स्थानीय दूध डेयरी में काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और सैकड़ों लोग एकत्र हो गए। पुलिस चौकी पर लोग पहुंचे और घेराव कर विरोध जताया। मौके पर भारी तनाव का माहौल बन गया, जिससे देखते हुए पुलिस बल तैनात किए गए। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को शांत कराने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, जिसे लेकर वो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रुड़की से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के जोरासी जबरदस्तपुर गांव में सब्जी वापस करने को लेकर मुस्लिम समाज के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें, घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार युवक गांव की एक सब्जी दुकान से सब्जी खरीदी थी, जिसे कुछ देर बाद खराब बताकर वापस करने पहुंचा था। इस बात पर दुकानदार से उसका विवाद हो गया, जो देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट में बदल गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे तीनों घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की जाँच पड़ताल कर रही है और गाँव में तनाव को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। सब्जी के ऊपर बात बिगड़ी। कैसी सब्जी? प्याज, आलू प्याज की दुकान है वहाँ सब्जी की। अच्छा, रेट को लेके? हाँ, सब्जी गली भी दे दी। मैं कहा गली भी क्यों दी? उनने गाली दी। मैंने कहा गाली ना दे। उनने अपने 5-4 भाई बुला लिए, उन्होंने छुरी इस्तेमाल कर दी, इससे छुरी तोड़ दी। किसको मारी? रहीम। ज़्यादा लग गई? हाँ, को फाड़ दी। तो जो छुरी मारी है वो सब्जी काटने वाली वही थी? घर तो से लाए, बड़ी छुरी। अच्छा, तो कितने घायल हो गए इस झगड़े में सर? एक का हाथ टूटा हुआ, एक की कोख फाड़ रखी और मेरे लाठी लगी हुई 5-4। आपका नाम? नदीम। एक का नाम रहीम। एक का नाम रहीम, एक का नाम नसीम। तो क्या यहाँ सरकारी अस्पताल में आए हैं आप? पुलिस से शिकायत कर दी आपने? जी, पुलिस पहुँच गई थी मौके पर? पुलिस मौके पर पहुंच गई। कितने लोग होंगे वो ऐसे थे 7 आदमी। भाग गए सब? हाँ, सब भाग गए। तो अब उसमें तहरीर दी है आपने? कोई मुकदमा दर्ज किया है? नहीं सर, अभी कोई तहरीर नहीं दी। अच्छा, अभी मेडिकल के लिए भेजा है आपको? तो मतलब देंगे तो कितने लोग? मेडिकल यहाँ से मिलेगी जब ही तरफ करूँगा। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।